नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि डेट शीट आ चुकी है और एग्ज़ाम अब हमें जो तैयारी है उन तैयारियों को ये देखना है कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं। मीन्स हमारा प्रिपरेशन कैसा किस तरीके से चल रहा है, क्या हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो हमने टॉपिक पढ़े वो कवर हो रहे हैं। तो आज इसी के टर्म में हम लेकर के आए हैं क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर लाइट आपका जो है उस पर हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को देखें और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा तो एक माइंड जो आपका होगा वो सेट होगा कि हाँ आप एग्जाम में कितना बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस या फिर नेवर। चलिए जवाब दें जी। बिल्कुल, अगर हम इसका जवाब देखें तो ये जवाब क्या होगा, ऑलवेज। ऑलवेज क्यों होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करता है। तो अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी द्वारा, चाहे प्लेन मिरर से बना रहे हों या फिर हम कर्व ले रहे हों, मींस स्फेरिकल मिरर ले रहे हों, उन दोनों कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब जो होगा आपका वो ए ही होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो इमेज फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसा होता है, ठीक है, प्लेन मिरर की बात कर रहा है, उसका इमेज कैसा होगा, रियल या इरेक्ट होता है, वर्चुअल या इरेक्ट होता है, रियल या इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल या इन्वर्टेड होता है। तो प्लेन मिरर आप जानते होंगे, जो आपके घर में शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, बस उसी मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और प्लेन मिरर कैसा होता है, अगर आप अपना इमेज वहां पर देखेंगे तो अपना इमेज, ठीक है, आप अपना इमेज अगर देखेंगे तो वहां पर इमेज किस तरीके से मिलेगा, मान लीजिए ऐसे आप खड़े हैं, ठीक है, और आप अपना, ठीक, लेफ्ट हैंड अगर उठाएंगे तो वहां पर कैसा दिखेगा, वहां पर आपको अपना राइट हैंड दिखेगा। मींस आप जैसे हैं वो तो रहेगा, अप डाउन नहीं चेंज होता है, इसमें लेटरल इन्वर्जन चेंज होता है लेकिन उल्टा रहता है। मींस अगर आप देखेंगे उल्टा मतलब लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है, अप डाउन चेंज नहीं होता है, उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और वर्चुअल के क्या मतलब है कि जितना आप सिर्फ सामने नहीं बन रहा है, ये पीछे बन जाता है। प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज पीछे बनता है, इसलिए यहां इसका जो आंसर रहेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये आपका होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर कह रहा है, तो कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ठीक, ये आप देखते हैं कि जो इस तरीके से बना हुआ होता है, जहां पर पॉलिश आउटर सरफेस पे की जाती है, वो आपका कॉनकेव मिरर होता है। तो इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल, वर्चुअल, अनडिफाइंड या एट द पोल। तो बिल्कुल इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो कैसा होता है, रियल, ठीक, इसका कैसा आपको मिल जाएगा, रियल इसका होता है, इसका फोकस रियल होता है, क्योंकि जो भी इमेज बनता है वो इन फ्रंट बनता है, अगर पीछे जाकर के बनना शुरू होगा, ठीक है, अगर मिरर के पीछे जाकर के बनेगा तो वहां वर्चुअल हो जाता है, लेकिन जब जिस तरफ इमेज ऑब्जेक्ट रखा हो उसी तरफ अगर इमेज बनता है तो वहां फोकस आपको रियल मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसका जो आंसर आपको मिलेगा, कॉनकेव मिरर का फोकस जो आपको मिलता है वो रियल होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स। व्हीकल्स में आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होता है उसमें जब चलते हैं तो एक साइड मिरर लगा होता है, जिसमें जो चालक होता है, उसका ड्राइवर होता है, वो देखता है कि पीछे कितनी गाड़ियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, कैसा क्या है, अपने पीछे के स्थान को देखने के लिए वो व्हीकल्स लगाया जाता है। उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है, मैग्निफिकेशन का आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h होता है, ठीक है, h डैश अपॉन h होता है, साइज के ऊपर होता है, लेकिन जब डिस्टेंस होता है तो वही माइनस v अपॉन u हो जाता है, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, आप जो देखेंगे उस मिरर में वो कैसा इमेज दिखाई पड़ जाता है,
छोटा या बड़ा? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे बड़ी गाड़ी पीछे से आती है तो मुझे छोटे साइज का दिखाया जाता है। मींस इसका हम अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, समझा कि इसका जो m होता है वो m की वैल्यू क्या होती है? 1 से छोटी होती है। ठीक है, किसमें? इन द केस ऑफ रियर व्यू, जो व्हीकल्स फिट होते हैं ना, व्हीकल्स में फिट होते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। हम कहते हैं कि अगर दूर से एक डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग है, दूर पर एक बिल्डिंग आपको दिख जाती है, तो उसका पूरा इमेज, उसको पूरा देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या बोथ, दोनों मिल जाएगा। तो आपने जानते हैं कि कॉन्वेक्स जो होता है, ठीक है, वो छोटा इमेज दिखाता है, जबकि कॉनकेव बड़ा दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जी बिल्कुल रहेगा कॉनकेव। कॉनकेव ना होकर के सॉरी कॉन्वेक्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड, मस्टर्ड है, वाटर है, ठीक है, वाटर और मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है, केरोसिन है। कहता है इन सभी में लाइट सबसे ज्यादा बेंड कहां होगा? ये बेंड लिखा हुआ है, इसको बेंड पढ़िएगा। ठीक है, ये बेंड है। बेंड सबसे ज्यादा कहां होता है? केरोसिन में, वाटर में, मस्टर्ड ऑयल में या ग्लिसरीन में? किसमें सबसे ज्यादा होगा? जी बिल्कुल, इसका जवाब डी ही होगा, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में जो होता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट, देखिए एक होता है रियर व्यू, एक रेयर होता है, दूसरा डेंसर होता है। तो यहां आप देखेंगे, अगर इन सभी ऑप्शन में देखें, वाटर, मस्टर्ड ऑयल या केरोसिन, इनका जो मीडियम होता है कंपेयर टू ग्लिसरीन, वो क्या होता है? रेयर मीडियम होता है। बाकी सब डेंसर मीडियम होता है। और आपको पता है कि जहां डेंसर मीडियम आ जाता है वहां लाइट आराम से नहीं चल पाती, तेज नहीं चल पाती, मतलब बहुत ही स्लो, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसका आंसर ग्लिसरीन ही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो मैक्सिमम किसमें होता है? आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो उनकी वेलोसिटीज होती है उनका रेशियो होता है। तो सबसे ज्यादा किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? रेड, वायलेट, ग्रीन या येलो? आपने पढ़ा होगा विबग्योर, ठीक है, विबग्योर एक पढ़ा होगा। उस विबग्योर को अगर आप याद करें तो जिसमें ज्यादा, ठीक है, जिसमें ज्यादा लाइट जहां से निकल जाती है उसका वो कम होता है, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सा आप मतलब समझिए, जो लाइट को रोक रहा हो, लाइट के गमन को रोक रहा हो, उसके ट्रैवल को, उसके ट्रांसमिशन को रोक रहा होता है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और आप देखेंगे रेड कलर बहुत दूर से ही दिखाई पड़ जाता है, तो ये होगा नहीं। तो अगर एक तरफ से देखा जाए, बेजानी हैप्पी नाला या विबग्योर आपने पढ़ा होगा, उसमें VIBGYOR, ठीक है, आर लास्ट में है, इट मींस सबसे ज्यादा ट्रैवल हो रहा है। तो जो सबसे पहले होगा वी वायलेट कलर, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा आपको वो बी हो जाएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है, जो लाइट हमको दिखता है, उसका रेंज क्या होता है? 400 से लेकर 800 सेंटीमीटर, 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर, 400 से लेकर के 800 मीटर या 400 से लेकर के 800 पिकोमीटर। देखिए आपको पता होगा सेंटीमीटर, मीटर, ये सब जो दिए गए हैं वो सभी लेंथ दिए गए हैं। तो ये लेंथ के जो है यूनिट हैं। और 1 नैनोमीटर जो होता है, ठीक है, उसमें 10 की पावर कितनी होती है? 10 की पावर कितनी होती है? -9 होती है। तो अगर इसको हम एंगस्ट्राम में, क्योंकि एक्चुअल में वेवलेंथ जब भी बात किया जाता है तो एंगस्ट्राम में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन एंगस्ट्राम में नहीं है, तो नैनोमीटर में अगर हम एक और जोड़ देंगे, ठीक है, 10 की पावर -9 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो आपका होगा वो आपका करेक्ट है।
ठीक है, आप इस तरीके से जो भी देखें वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर बात किया जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, ठीक है, और 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसका जो होता है वेवलेंथ होता है, इन्हीं के बीच का ये रेंज होता है। तो एंगस्ट्रॉम में आंसर नहीं दिया गया है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नैनोमीटर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट, सबसे कम कौन जो है वो अपने स्थान से विचलित हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, सबसे कम। देखो दूर से ही जो कलर आपको ज्यादा दिख जाएगा, जिस कलर का लाइट आपको ज्यादा दूर से दिख जाए मींस वो अपने रास्ते से कम हटेगा, तो अपने रास्ते से फैलाव जो उसका होता है वो कम होता है। इसकी बात किया है तो ये क्या हो जाएगा आपका रेड कलर, जी बिल्कुल रेड कलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ एफ से लिखा जाता है। आपको पता है कि जहां से रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस गुजरता है, ठीक है, अगर हम देखें कि अगर लाइट पैरेलल आता है, ठीक है, इस तरीके से लाइट मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो जहां से गुजरता है वो आपका एफ होता है। तो एफ दिया गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और इसका पूछता है रेडियस, ठीक है, इसका पूछता है रेडियस ऑफ रेडियस पूछता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा लिखा जाता है। तो अगर एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, एक रिलेशन आप देखेंगे क्या होता है, R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R/2, आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ R इज इक्वल टू 2F, F दिया गया है, अगर रेडियस पूछता है तो जितना भी होगा उसका हम डबल कर देंगे, तो 12 का डबल कितना होगा 24, जी बिल्कुल इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अगर कोई रे कहां से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने का मतलब यहां से ये सीधी लाइन जाना, ठीक है, पोल पर सीधे पड़ जाना, तो जो एंगल होगा इंसिडेंस का वो कितना होगा, तो एंगल इंसिडेंस का होगा वो 0 डिग्री, क्योंकि ये किसी के साथ नॉर्मल के साथ एंगल हमेशा बनाता है। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल के साथ बनाता है, तो नॉर्मल पर ही जा रहा है, किसी और लाइन पर नहीं जा रहा है, नॉर्मल पर ही जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल यहां जो काम करता है प्रिंसिपल एक्सिस का काम करता है, इसीलिए यहां पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर का सी आपका ऑप्शन यानी 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉनकेव रिफ्लेक्टर की बात करता है, एक टॉर्च है, वो बल्ब कहां लगाया जाएगा। तो अगर आप टॉर्च को देखेंगे तो बल्ब कहां लगाया जाता है, एक्चुअल में पूरा एक ये जो शेप होता है वो आधे गोले के समान होता है, तो जो भी लगा होता है जब बल्ब बीच में लगाया जाता है तो उसके बाद में कुछ निकला होता है, तो इट मींस यहां जो रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा, वो फोकस पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो 12 आपका देखेंगे वो एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्टर के फोकस पर ही रख दिया जाएगा, तो जिससे कि बल्ब जो है वो अपना एक लाइट देना शुरू कर देगा, ठीक है। अदरवाइज लाइट में वो प्रॉब्लम्स रहेगी, उतनी लाइट जितनी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। When an object is placed between focus and twice of focal length concave of a concave mirror, the image will be found। देखिए ये कुछ ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आप जवाब जल्दी से भेजें। जी बिल्कुल, देखिए यहां पर क्या काम कर रहा है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का मतलब हो गया आर, आर का मतलब हो गया कहां रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां रखा है, एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कहां बनेगा, आपको रूल्स पढ़े होंगे आपने कि अगर इंफिनिटी पे होता है तो कहां बनता है, फोकस पे बनता है। ऐसे अगर बियॉन्ड सी रखा होता है तो कहां बनता है, आकर के एफ और सी के बीच में रख जाता है। अगर एट सी पर रखा होता है तो सी पर ही बन जाता है, और अगर एफ और सी के बीच में रखा होता है तो इसका इमेज जो होता है वो बियॉन्ड सी बनता है। अब यहां बियॉन्ड सी तो दिखा नहीं है, तो ये जो 2f है, 2f का मतलब ही क्या हो जाएगा, r, r का मतलब यहां पर c। तो क्या आंसर होगा, जी बिल्कुल इसका आंसर मिलेगा 13 का a, बियॉन्ड c। और बियॉन्ड c को यहां अलग वर्ड में क्या लिखा है, 2f लिखा हुआ है, ठीक।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ये पता होगा स्पीड ऑफ लाइट। देखिए स्पीड ऑफ लाइट की बात करता है, चाहे हम वैक्यूम कह लें या एयर कह लें, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? देखिए सब कुछ यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स होगी वो इनके यूनिट्स पर होगा। यूनिट को ध्यान में रखें जी, बिल्कुल आप सभी बताएं। हाँ 10 इसका 14 का जो आपका आंसर मिलेगा वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा, यानी कि 10 रेज टू द पावर 8, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्वेश्चन नंबर 15, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लास है, कार्बन है, कार्बन डाइसल्फेट है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.13, 1.33, फिर से देखते हैं ना, इनके कितने हैं? 1.33, 1.44, 1.43 एंड 1.53, 1.63, मतलब 4 ऑप्शन आपके हैं। जैसा आप देखें रेस्पेक्टिवली है, लाइन से दिखा गया है किसका कौन सा है। तो वाटर का, जो वाटर का है वो कितना है? 1.33, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43 एंड ग्लास का जो है वो कितना मिल जाएगा? 1.53 एंड कार्बन डाइसल्फेट का 1.63। अब हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट, इन सभी में लाइट स्लोवेस्ट क्या हो? कम, स्लोवेस्ट मतलब कम किस में होगा? तो देखिए आप जवाब जो दे रहे हैं अगर उनमें, तो इनको ध्यान में रख के चलिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करता है, जिसका ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ही कम होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती जाती है। तो अगर हम 15 की यहां बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? 1.63, और 1.63 का यहां मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइसल्फेट, जो कि ऑप्शन कितना है? डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, लेंस बनाने के लिए हम किस चीज का यूज नहीं कर सकते? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, बताएं कौन सा होगा? जी बिल्कुल क्ले। अब बात क्ले क्यों कहता है, मिट्टी क्यों नहीं यूज करते हैं? देखिए मिट्टी अगर हो जाएगा तो उसमें जो लाइट होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लाइट वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होगा पानी पे पड़ता है, वाटर पे जब लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ग्लास पे पड़ता है रिफ्लेक्ट होता है, प्लास्टिक पे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो हम अगर लेंस की बात करेंगे तो देखना, लेंस जब लाइट वहां से ट्रेवल करे, आपने वाटर देखा होगा, नीचे कोई अगर पानी में आपके, ठीक है ना, अगर इस तरीके से बर्तन में एक सिक्का पड़ा हो तो आप ऊपर से इसको देख सकते हैं। तो जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाए, मींस लाइट निकल जाए, आपको पता है ट्रांसपेरेंट एक मीडियम होता है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही लेंस बनाया जा सकता है। क्या क्ले ट्रांसपेरेंट होगा? क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट जो आपको मिलेगा यही चीज, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक भी कई तरीके से, आपने एक्रेलिक प्लास्टिक पढ़ा होगा, एक्रेलिक फाइबर पढ़ा होगा, वो यूज किया जाता है मोस्टली। अब कांच के स्थान पे जो प्लास्टिक यूज किए जाते हैं वो एक्रेलिक फाइबर के बने हुए होते हैं। तो ये सभी आपको लेंस बनाने में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन क्ले नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्ले, ठीक है, क्ले को हम यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन 17 आपसे कह रहा है अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, और यहां पर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है, रखा गया है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? आप इस फार्मूले से 1/f = 1/v - 1/u, इसे जब सॉल्व करके निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 60 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कन्वर्जिंग लेंस has a focal length of 50 centimeter. The power of this lens. कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया? एक कन्वर्जिंग होता है और दूसरा डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्ज का मतलब हो जाता है कि किसी पॉइंट पर आकर के वो मिले, जबकि डाइवर्स का मतलब एक पॉइंट से जाकर के वो निकलता है और वो बढ़ जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस की हम यहाँ बात करते हैं
तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। तो और इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि इसका फोकल आपको पावर दिया गया है, तो आपको पता होगा P इज इक्वल टू 1/f। ये मीटर के केसेस में है, अगर यहाँ हम 100 लगा देते हैं तो सेंटीमीटर के केसेस में है। तो सेंटीमीटर का केस आप देखेंगे, P अगर निकाल के यहाँ देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो आंसर आपको मिलेगा कितना, 2। अब 2 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 2 यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, 2 यहाँ पर जो आप देखेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा C। इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि द इमेज शोज द पाथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। यहां पर एक इमेज दिया गया है और ये कॉनकेव मिरर के रे को शो करता है जब ये गिरता है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया गया। देखिए यहां पर सिर्फ ये लाइन ही गया है और ये गया है। ठीक है, 2 लाइन रे आपके दिए गए हैं और नहीं इसका रिफ्लेक्शन कहां से वापस हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ, वो रे कहां गया वो नहीं दिखा। तो कह रहा है वेयर शुड बी द रिफ्लेक्टर रेज मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस। इसको बनने के लिए दोनों कहां पर मिलेंगे जाकर के, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर ये डैश लाइन बीच में शो किया होता तो हमें कहा होता इन्फिनिटी पे होता, लेकिन जब कभी ये पूरी लाइन रे बनाते वक्त हमें ध्यान रखते हैं कि अगर ऐसा कोई लाइन दिया होता है तो हम पढ़ते हैं बियॉन्ड सी। ये बियॉन्ड सी रखा गया है। बियॉन्ड सी का मतलब सी के ठीक पीछे। अब थोड़ी पीछे हो सकता है, अरे जरूरी नहीं है, डिस्टेंस यहां पर नहीं, कैसा आपने लेंस लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब बियॉन्ड सी कोई रखा जाता है, ठीक है, बियॉन्ड सी रखा जाता है तो उसका फोकस कहां बनता है, आपने ये पढ़ा होगा। तो इसके ऑप्शंस में आप देखें कहां मिलेगा, बिटवीन। बिटवीन बिल्कुल 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 आप सही चल रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ। बियॉन्ड सी जब होता है ऑब्जेक्ट तो कहां बनता है, सी और एफ के बीच में। इन्फिनिटी पे रहेगा तो एफ पर बनता है, अगर बियॉन्ड सी होता है तो इन दोनों के बीच आता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेकर के आते हैं मिरर की तरफ, वैसे वैसे ही जो इमेज का रे मिलता है वो दूर हमसे भागता है, मिरर से दूर भागता चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको सी मिल गया, बिटवीन सी एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक स्टूडेंट है और कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ कॉनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म। स्टूडेंट ने कॉनकेव मिरर, पहली बात कॉनकेव मिरर लिया और उसका फोकल लेंथ इन्होंने लिया है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिया है और उसके बाद में ही प्लेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां बनेगा, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। फार्मूला आपको पता ही होगा, फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके अगर आप आंसर इसका देखते हैं तो कितना मिल जाता है, इसका आंसर आप देखेंगे तो जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज यहां पर बिहाइंड और इन फ्रंट का वर्ड, ठीक है, समझना, इसमें बिहाइंड और इन फ्रंट लिखा है। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, इस तरीके से कॉनकेव मिरर होगा। और यहां पर इन्होंने फोकल लेंथ कहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और इसका मतलब 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो सी का हो जाएगा। तो कहां रखा है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो सीधा सा मतलब है सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें कहां बनता है, बियॉन्ड सी बनता है। अब अगर बियॉन्ड सी दिया गया है तो हमें डिस्टेंस यहीं से पता चल जाएगा कि 36 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, 6 नहीं होगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 30। अब कहां 30 बनेगा, इन फ्रंट होगा या बिहाइंड होगा, तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट यहां इन दोनों के बीच में रखा होता है, बिटवीन सी और एफ के बीच में, तो ये कॉनकेव का मिरर के केस में बिहाइंड ना बन करके इन फ्रंट बनता है, कॉन्वेक्स में बिहाइंड, लेंस नहीं लिया गया यहां मिरर। तो कॉनकेव लेंस में जो होता है वो फोकस कहां होता है, जो भी इमेज बनते हैं वो इन फ्रंट बनते हैं। तो इन फ्रंट बिहाइंड आप देखेंगे, यहीं से आंसर आपको क्या मिल जाएगा, डी। आपको ज्यादा सॉल्व करने की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक रे डायग्राम दिया गया है जो
करेक्ट पाथ ऑफ रे आफ्टर पासिंग थ्रू इट। यहाँ पर एक लेंस है और ये आपको लेंस पता होगा कि अगर इस तरीके से लेंस होता है और एक इस तरीके से होता है, तो जहाँ ये इस तरीके से जो लेंस दिया होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट पाथ क्या होगा, ये केस आपको पता है कि अगर कहीं थिन हमारा लेंस होता है तो पढ़ करके ऑप्टिकल सेंटर पे बढ़ करके निकल जाता है। यहाँ जब पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, जब फोकस से जा रहा होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो पैरेलल हो जाता है। लेकिन ये केस आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि F1 और F2 दोनों तरफ से जाए तब ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल ये केस ऐसा नहीं होता है कि अगर F1 से कोई लाइट जा रहा हो, ठीक है, लाइट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद में वो पैरेलल होता है, यहाँ F2 से नहीं जाता है। तो यही आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों सही हैं। जो ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, जिसमें तीनों हो आप उसको लगा दीजिए। तो कौन सा मिल रहा है, सी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन सभी में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि डायमंड का होता है, लगभग 2 से एबव कुछ होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होगा। 23, यहां पे आपको डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आपको पता है इनके बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, जहां पर ये जाकर के मिलते हैं, ठीक है, जहां पर ये लाइट जाकर के मिलते हैं, जब पैरेलल आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पैरेलल आते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां जाकर के मिलते हैं, ठीक है, ये वो पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो इन इमेज को आपको देखना है और कहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वही आपका फोकल लेंथ होगा। अगर किस प्रिंसिपल एक्सिस को कट सभी लाइन नहीं करते हैं, तीन के तीनों, यहां पर आपको 3 दिख रहे हैं ना, 3 मैंने दिखाया है, 2 पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस भी दिखाया है। तो जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस को जो कट कर रहे होंगे वहीं पर मिलेंगे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको आंसर कौन सा दिख रहा होगा, आई थिंक पता चल गया होगा कि कौन सा होगा। देखिए यहां पर मिल नहीं रहा है, यहां पर भी नहीं मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जाकर के कट हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई आपने पढ़ा होगा, साइन आर, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट होता है। ये किसने दिया था, फैराडे लॉ, स्नेल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या मॉर्फे लॉ। आपको पता होगा ये सबसे पहले पढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया, ये स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के द्वारा आपने पढ़ा होगा ये चीज कि स्नेल लॉ एक होता है जिसमें हम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट रखते हैं। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, इंडिकेट कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ किसने दिया था, स्नेल ने भाई। ये जो साइन आई और साइन इंसिडेंस यानी आई और साइन आर का रेशियो होता है, कांस्टेंट होता है, स्नेल के द्वारा दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 25, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर, और यहाँ ऑप्शन में नहीं जी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप समझिएगा, कंसीडर कीजिए इसको 15 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ना होकर के क्या है आपका 15 सेंटीमीटर है। कितना है ये 15 सेंटीमीटर, समझ लीजिए यहाँ ये 15 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो 15 सेंटीमीटर है इसका। तो हमसे कहता है कि आप बताइए वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए जिससे कि इमेज जो है वो सेम मिले। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जहां रखते हैं, जब सेम इक्वल लेंथ का और दूरी मतलब सेम साइज का मुझे पाना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, रेज फ्रॉम कन्वर्ज अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यहाँ फोकल लेंथ नहीं दिया गया है। तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें जिससे कि वो बराबर मिले। तो जाहिर सी बात है 15 पे मिला है तो 15 हमको चाहिए। अब कहां होगा, बिहाइंड तो होगा नहीं, इन फ्रंट ही होगा। तो बिल्कुल इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा वो ए में मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा ए, यानी 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपनी तैयारी में आप लगे रहें। लक्ष्य एजुकेशन आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।